मॉड्यूल डिस्कशन करना था आज शायद। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 39 में जो डाउट है बता दीजिए फटाफट से। लास्ट सन पे हुई थी ना बात इस बारे में, शायद बोला था मैं लास्ट सन पे। मना कर दो सब, नहीं बोला। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कर ले ओनली, या तो आज नहीं करना डिस्कशन। आज के लिए बोला था नहीं बोला था? चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला टर्न कब आएगा? कल शायद नहीं है, परसों भी नहीं है। परसों है क्या? मुझे भी नहीं पता। तो जब भी होगा फिर नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस कर लेते। तब तक उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कोई डाउट आपको नहीं बचेगा, कोई डाउट भी आपको नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करें, जिनको दिक्कत ज्यादा आती है पहले एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लें। दिक्कत ज्यादा अगर आ रही है तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है सॉल्व करने में किसी को, ओनली पहले एक्सरसाइज 1 करें। एक बार कर लें, 2 बार कर लें, फिर सोल्ड एग्जाम्पल कर लें, बिगनर बॉक्स में एक्सरसाइज 2 कर लें, बिगनर बॉक्स कर लें, फिर एक्सरसाइज 3 कर लें। पर दिक्कत ज्यादा आती है पहले ओनली एक्सरसाइज 1 पे जाएं सबसे पहले। और जिनके लिए ठीक है, सब बातें समझ में आ रही, नॉर्मल सी बात है, तो शुरू से स्टार्ट हो जाए। बिगनर बॉक्स, फिर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, सोल्ड एग्जाम्पल सबका डालो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो लास्ट सन पर क्या हो गया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट करना था ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटाइज होने का मीनिंग क्या हुआ? क्वांटाइज होने का मीनिंग क्या हुआ? उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी और रिमेनिंग वैल्यू उसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होती है। क्वांटाइज होने का मीनिंग ये हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज होती है उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है और उस मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में रिमेनिंग वैल्यू होती है। तो जिस क्वांटिटी को इस ढंग से लिखा जा सकता है वो क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी होती है। बताइए और कौन कौन सी क्वांटिटी क्वांटाइज होती है? क्वांटाइज क्वांटिटी के बारे में बताइए, और कौन कौन सी क्वांटिटी क्वांटाइज होती है? क्वांटाइज क्वांटिटी के बारे में बताइए। मैं बता चुका हूं, वही पूछ रहा हूं आपसे। आप बताइए नेक्स्ट, क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? और आप बताएंगे?
मैग्नेटिक मोमेंट। और उसके अलावा पीछे आप बताएं। चार्ज तो वो तो लिख ही दिया हेडिंग अपने, चार्ज। आप बताएं, आपके पीछे क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पीछे नहीं बताएंगे। आपके पीछे और भी पीछे क्वांटाइज मैंने कहीं बताया नहीं, बताया क्वांटाइज पे, क्वांटाइज क्वांटिटी के बारे में कभी नहीं बताया। कौन कौन सी होती है क्वांटाइज क्वांटिटी? और आप बताइए। एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट। जब अच्छा ये कब बताया था सब? एटॉमिक मैग्नेटिज्म में हुई थी बात, जब अपन बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ रहे थे उस टाइम पर डिस्कशन हुआ था इस बारे में कि क्वांटाइज फिजिकल चार्ज है, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, एनर्जी है, मास भी है, लेकिन मास का क्वांटा अभी नॉन नहीं है। एनर्जी का क्वांटा एच न्यू, एनर्जी का क्वांटा एच न्यू, एंगुलर मोमेंटम क्वांटा एच अपॉन 2 पाई, और मैग्नेटिक मोमेंट का क्वांटा बोर मैग्नेटॉन ई एच अपॉन 4 पाई एम। चार्ज का क्वांटा ई। लिखिए डेफिनेशन क्वांटा, क्वांटा लिखिए हेडिंग क्वांटा, क्वांटा लिखिए लाइन इसमें। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू of physical quantity, minimum possible value of physical quantity which can exist, which can exist freely in nature, which can exist freely in nature, known as, known as quanta, known as quanta of that physical quantity, known as quanta of that physical quantity. क्वेश्चन लिखिए। Why charge is quantized? Why charge is quantized? Why charge is quantized? क्यों होता है चार्ज क्वांटाइज? क्यों होता है चार्ज क्वांटाइज? वास्तव में जब भी बॉडीज को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कंप्लीट इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होता है, 1 2 4 5 10। जैसे क्लास स्टूडेंट को बाहर निकालना तो पूरा एक स्टूडेंट ही बाहर निकाला जाता है, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, आधा थोड़ी बाहर निकालते हैं, पूरा स्टूडेंट ही बाहर निकला जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालने की बात करते हैं किसी बॉडी से, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करें तो ऐसे इंटीजर नंबर में ऐड किए जाते हैं। तो जब भी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं। लिखिए लाइन। वाइल चार्ज, आंसर में लिखिए, वाइल चार्जिंग ए बॉडी, वाइल चार्जिंग ए बॉडी, electron electrons can be, electrons can be added or remove, added or remove in, added or remove in integer number, in integer number, therefore, therefore, therefore charge, therefore charge on any body is always integral multiple, integral multiple of charge of electron। यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई, इसके बराबर होगा।
जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर नंबर। तो चार्ज का वैल्यू इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां पर E इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम और n नंबर है। चार्ज का साइन जो भी होगा वो पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकाले गए हैं तो चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन, तो ये बात तो सबको समझ में आएगी ना कि चार्ज क्वांटाइज क्यों होता है? क्यों होता है चार्ज क्वांटाइज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में ही ऐड किया या रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए। और चार्ज जो आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कितने किए हैं या रिमूव, उसी पे बेस्ड आता है चार्ज। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में या तो बॉडी पे चार्ज 50 ही आ जाएगा या 100 ही आ जाएगा, इस तरह से चार्ज आएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स responsible for, find number of electrons responsible for 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, find number of electrons responsible for 1 coulomb charge। कितना आ गया? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम कह सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन फाइंड करना था हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। चार्ज हमें गिवन है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो इससे फाइंड किया जाएगा एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई से। चार्ज के वैल्यू 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया है। सॉल्व करने पर ये वैल्यू सीधा याद भी रख सकते हैं आप कि 1 अपॉन ई का वैल्यू यानी कि 1 अपॉन 1.6 10⁻19 का वैल्यू 6.25 10 की पावर 18 के बराबर आता है। अभी कुछ जगह और काम में लेंगे तो सीधा काम में ले जा सकता है, तो डायरेक्ट याद रखें इसे। तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? 1 कूलम चार्ज के लिए। किसके लिए? 1 कूलम चार्ज, यानी कि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज हमें लाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन या तो ऐड किए जाएंगे या फिर रिमूव किए जाएंगे, या तो ऐड किए जाएंगे या फिर रिमूव किए जाएंगे। तो यानी कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ऐड करें तो कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, न जाने कितने करोड़ों करोड़ ये इलेक्ट्रॉन है। तब जाके एक बॉडी, उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आएगा। तो इस 1 कूलम चार्ज के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो 1 कूलम यूनिट चार्ज का है, छोटा यूनिट है बड़ा यूनिट है? बड़ा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट है ये। इन जनरल ऐसा चार्ज हमें इन प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में दो बॉडी को रब करने पे ऐसा चार्ज नहीं आता है। तो चार्ज का जो कूलम यूनिट है एक बड़ा यूनिट है, ये इस इंफॉर्मेशन से देखने से हमें पता लग रहा है। एक और क्वेश्चन लिखिए। पता एन तो फाइंड कर ही लिया अपन ने, लेकिन कुछ बात और भी समझते जा रहे हैं। कूलम के बारे में पता लग रहा है, कूलम चार्ज का एक बड़ा यूनिट है। अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स responsible for 20 microcoulomb charge. Find number of electrons responsible for 20 microcoulomb charge. कितना आ रहा है? 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। 20 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने फाइंड कर लिए कि किसी बॉडी पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज कब आएगा, यह पता हमने लगा लिया है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन भी कोई कम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कोई कम नहीं है, ये भी काफी ज्यादा है। लाखों करोड़ों में बोलना ही मुश्किल हो रहा है इसको। तो बोल सकते हैं आप कितने लाख हैं,
कितने करोड़ हैं, मुश्किल हो रहा बोलना। और बट ऐसा जो चार्ज है ये माइक्रो कूलम ऑर्डर का, ये चार्ज देखने को मिल जाता है। जैसे टू बॉडी को रब किया जाए तो पॉसिबल है कि ऐसा चार्ज आ जाए, तो ये चार्ज तो पॉसिबल है। लेकिन इस चार्ज के लिए ही भी रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन कोई कम नहीं, मतलब काफी ज्यादा नंबर ही है। तो कहाँ तो हम एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन, एयर, ऐसा सब बातें बेकार होगी ये तो। जब दो बॉडी को रब करेंगे इतना चार्ज आगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ऑलमोस्ट इस ऑर्डर के। एक आध पावर कम ज्यादा भी कर दोगे तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बॉडी को रब किया, चार्ज आएगा सपोज 10 माइक्रोकूलम, 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो एक एक दो इलेक्ट्रॉन की बात करना ही मीनिंगलेस हो गया। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन इग्नोर हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन की बात करना मीनिंगलेस हो गया। तो मैक्रो लेवल पर जब स्टडी करते हैं अपन, बिग साइज की बॉडीज वगैरह, ये बिग साइज ही है देखा जाए तो, क्योंकि एटम के कंपैरिजन में तो इनका भी साइज बिग ही है। तो मैक्रो लेवल पर जब हम बॉडीज को स्टडी करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं, तो क्वांटाइजेशन इग्नोर किया जा सकता है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, इग्नोर हो रहा है देखा जाए तो। मतलब जैसे वैसे तो क्या है कि चार्ज का नेचर कैसा है, डिस्क्रीट नेचर है चार्ज का, कंटिन्यूस नेचर की फॉर्म में काम आ रहा है। जैसे हम वाटर के लिए बात करें कि वाटर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर बना हुआ, सपोज ऐसा एज्यूम किया, हालांकि पता है कि H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और भी आगे लेवल पे जाए तो हमने मान लिया कि बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉप से मिलकर बना हुआ है। ड्रॉप इसका एक क्वांटा हो गया। तो कई सारे ड्रॉप से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जिस ढंग से वाटर को हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं, तो उस ढंग से उन बहुत छोटे छोटे ड्रॉप का इंपॉर्टेंस कुछ है क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने वाटर पी लिया है, जैसे वो पी लिया है, अब कितने ड्रॉप वाटर पिया है क्या ये चेक किया जाएगा? 1 लाख ड्रॉप वाटर पी लिया, 100 करोड़ ड्रॉप वाटर पी लिया, ऐसा इस तरह की बात करें कि मीनिंगलेस हो गया, तो वो मीनिंगलेस हो रहा है। तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में वाटर काम आ रहा है। तो जिस ढंग से वाटर को हम काम में ले रहे हैं, वहां पर उस ड्रॉप का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया। वाटर का जिक्र होते ही वाटर की बोतल उठना शुरू हो गई है। चलो मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अरे पानी पी रहा हूँ मैं, चाय नहीं पी रहा मैं। हाँ, क्या? वही बढ़ाते हैं टेम्परेचर। तो बात कर रहे थे अपन कि किसके बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में, कि यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, काफी ज्यादा है। तो एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि जब मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो क्या क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की हमने बात की कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें काम आ रहा है। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। जबकि अगर माइक्रो लेवल पे जाया जाए, माइक्रो मतलब एटॉमिक लेवल पे, तो वहां तो इंपॉर्टेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है कहाँ इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। जैसे एक एटम को इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको आयन बनाया गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 1 2 4 जो भी निकाले जा सकते हैं। तो वहां तो इंपॉर्टेंट, लेकिन जब बॉडीज की बात हम कर रहे हैं, वहां क्वांटाइजेशन इग्नोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन के लैंग्वेज लिखेंगे। टू न्यूट्रल बॉडीज two neutral bodies A and B. Two neutral bodies A and B having same masses, having same masses if
if 100 electrons transferred from body A to body B, क्या लिखा? From body A to body B, then नहीं लिख पाए क्या? लिख लिया था ना? 100 electron transfer from body A to body B, then find नंबर वन में फाइंड कीजिए चार्ज ऑन ईच बॉडी। सेकंड में लिखिए, अच्छा स्टार्टिंग में लैंग्वेज में इक्वल मास लिखा क्या आपने? लिखा ना इक्वल मास? हाँ सेम मास, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखिए डिफरेंस इन मासेस ऑफ बॉडीज, डिफरेंस इन मासेस कीजिए सॉल्व। अच्छा किस पे पॉजिटिव आएगा, ए पर या बी पर? ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1.6 10 की पावर -17 कूलम। तो आई थिंक फर्स्ट वाला तो हर किसी ने कर लिया होगा, सेकंड बताइए। सेकंड में क्या फाइंड करना है? डिफरेंस इन मासेस। कितने सॉल्व कर लिया, जरा हाथ होना जिन्होंने सॉल्व कर लिया। क्या आया इधर साहब बताइए, इधर नंबर 1 शुरुआत से 18.2, बाकी पावर तो खैर आ ही जाएगी, कहां जाएगी। 18.2 की फॉर्म में कितनों के आ रहा है? 9.1 की फॉर्म में कितनों के आ रहा है? दोनों तरह के आंसर्स आ रहे हैं, डेफिनेट आना भी चाहिए था। यहां पर ये हो रहा है, देखिए ए बॉडी है एंड बी बॉडी है, दोनों का मास इनिशियली हमने m कंसीडर कर लिया है। अब हमें पता है कि 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, तो हम लिख सकते हैं अलग से मास ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सपोज x से है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहां से m माइनस एक्स हो जाएगा, ये m प्लस एक्स हो जाएगा, एक से निकल के दूसरे पे जा रहे हैं। नाउ फाइंड क्या करना? डिफरेंस इन मासेस। तो हम कह सकते हैं m प्लस एक्स माइनस करना है m माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा ना, ये क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 इंटू एक्स, ये डिफरेंस इन मासेस है, तो 2x का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एक्स मतलब मास ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं हम 2 इंटू 100 इंटू 9.110 की पावर -31 kg, इट मीन्स 18.2 10 की पावर -29 kg। आ गया सबको समझ में? तो इनिशियली मास सेम हमें गिवन है, डिफरेंस इन मासेस हमें फाइंड करना है,
तो ऐसे फाइंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड विच चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। कौन सा चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, कैसे फाइंड करते हैं? क्या करना पड़ता है? एन फाइंड करना पड़ता है। एन अगर इंटीजर नंबर आता है तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज हमें गिवन है ही, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। ये हमें लॉजिक लगाना है। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। 6.4 10 की पावर -20, 1.6 10 की पावर -19। कितना आ गया? 4 इंटू 10 की पावर -1। तो इंटीजर नंबर आ गया, देखो ये पॉसिबल है नहीं है। एक्चुअल में क्या है? 0.4 है। तो एन इतना हो रहा है इससे, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बात की जाए, एन इक्वल टू क्यू बाई ई। क्या ये पॉसिबल है? टू इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है इसके चार्ज के लिए। तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं, सेकंड वाला पॉसिबल है। क्या थर्ड वाला पॉसिबल है? चेक कर लिया? तो कह सकते हैं हम एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। 0.001, 1.6 10 की पावर -19, 10 की पावर -3, 6.25 10 की पावर 18। ये आ गया है 6.25 10 की पावर कितना? 15। तो पॉइंट में आ रहा है, हट जाएगा पॉइंट ये, क्योंकि इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो ये 20 कैंसिल हो जाएगी यहां से। तो ये 625 10 की पावर 13 ऐसे बन जाएगा। तो ये भी इंटीजर वैल्यू ही है, तो ये भी चार्ज पॉसिबल है। फोर्थ वाला पॉसिबल है, एन इज इक्वल टू क्यू बाई। ये तो देखते ही पता लग रहा है कि 6.5 ई बोला है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ई से ई कैंसिल, 6.5 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें ई फाइन सॉरी एन फाइन करना होता है। एन अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्वांटाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने, मतलब प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया था? ये प्रैक्टिकली किसने प्रूव कर दिया था? मिलिकन ने प्रूव किया था। किसने किया था? मिलिकन ने। किससे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था।
अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूरा सिलेबस में तो नहीं है, उसमें होता क्या है कि नोजल के थ्रू ऑयल ड्रॉप बाहर निकलती है। तो ऑयल ड्रॉप जब नोजल के थ्रू बाहर निकलती है तो उस नोजल की वाल से फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से उस पर चार्ज आता है। तो चार्ज ड्रॉप एक सर्टेन चेंबर में गिरती है, उस पर ग्रेविटी वाला फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बैलेंसिंग इक्वेशन बनाई जाती है, बैलेंसिंग कंडीशन से फिर चार्ज को फाइंड किया जाता है। पूरा एक प्रोसेस होता है, पर कुछ भी नहीं जानना हमें, सीधा याद रखना कि हाँ मिलिकन ने ये काम किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और फिर HCF मेथड, कौन सा मेथड? HCF मतलब फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड की हेल्प से चार्ज का क्वांटा फाइंड, मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली तो मिल ही गया कि चार्ज का क्वांटा ई के बराबर है। तो पहले कुछ पॉइंट लिखिए फिर क्वेश्चन पर आएंगे इसमें। स्टार मार्क करके लाइन लिखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, quantization of charge was experimentally proved by Millikan in his oil drop experiment, using HCF method, स्टार मार्क करके अगला पॉइंट लिखिए। चार्ज ऑन ड्रॉप appears due to friction. Charge on drop appears due to friction. तो कभी कभी इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसमें से ड्रॉप पर कुछ चार्जेस की बात की जाती है और फिर हमें फाइंड करना होता है कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में चार्ज का क्वांटा क्या होगा। तो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट के लिए चार्ज का क्वांटा जो फाइंड करना होता है, तो जो चार्ज के लिए डेटा हमें दिए होते हैं उनका HCF निकालना होता है। तो कौन सा मेथड? HCF। लिखिए क्वेश्चन। In an oil drop experiment, if charges on drops are 4 microcoulomb, 8 microcoulomb and 12 microcoulomb, then what is quanta of charge in that experiment? What is quanta of charge in that experiment? 4 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन वैल्यू यहां पर कितना है? 4 ही तो है। 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, तो 4 मैक्सिमम कॉमन वैल्यू है, इसलिए यहां कह सकते हैं कि क्वांटा किसके बराबर है? 4 माइक्रोकुलम। सपोज एक और डेटा ले लिया जाए, कोई क्वेश्चन कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट में चार्ज 6 माइक्रोकुलम है, 9 माइक्रोकुलम है, 12 माइक्रोकुलम है, बताइए क्वांटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां पर 3 into 2 9, सॉरी 3 into 3 एंड 3 into 4, तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू 3 है, तो इसमें क्वांटा 3 माइक्रोकुलम। तो हालांकि ये बात सही है कि चार्ज का फाइनली जो क्वांटा फाइंड किया वो ई के बराबर ही है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाए
तो हमें ऐसे ही आंसर देना है, एचसीएफ मेथड की हेल्प से फाइंड करना है। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग है क्वार्क पार्टिकल्स। क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? क्वार्क पार्टिकल। ये जो क्वार्क पार्टिकल है ना, इनका नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, बढ़ाना है? लिखिए एक लाइन इसमें, अकॉर्डिंग टू गेलमान, साइंटिस्ट का नेम है गेलमान, GELLMANN। अकॉर्डिंग टू गेलमान, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are composed of proton and neutrons are composed of three particles known as quark particle। known as quark particle। ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बने होते हैं। ये किसने बताया? गेलमान ने। मेनली 2 टाइप के क्वार्क का जिक्र हमारे सिलेबस में है, बताओ कौन कौन से? अप एंड डाउन। ये गेलमान नहीं है, अप एंड डाउन है ना, ये क्वार्क के बारे में बात हो रही है। अप को यू से लिखेंगे और डाउन को डी से। इसका वैल्यू कितना? +2e/3। इसका वैल्यू -e/3। ये वैल्यू इनका होता है। अप क्वार्क का इतना वैल्यू है, डाउन क्वार्क का इतना वैल्यू है। क्वार्क वैसे कई सारे होते हैं, पर उन सबका जिक्र हमें नहीं करना है। बस हमें यही याद रखना है कि 2 टाइप के जो क्वार्क हैं उनसे मिलकर बना होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, +2e/3 एंड -e/3। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके लिए। एनसीईआरटी में पूरा पहले बता दिया गया है, क्वेश्चन में ही लैंग्वेज में दे दिया है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2 क्वार्क से बने होते हैं, मतलब 2 टाइप के क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। हर एक 3 क्वार्क काम आते हैं। तो प्रोटॉन का जो 3 क्वार्क का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एक क्वेश्चन ये पूछा है। और जो न्यूट्रॉन है उसका क्वार्क का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये भी हमसे पूछा गया है। तो इतना पूछा गया है, तो वहां सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वही यहाँ बात करने वाले हैं। तो प्रोटॉन की बात करते हैं अपन। किसके लिए? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन वास्तव में किससे बनेगा? UUD। अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि चार्जेस की वैल्यू पुट कर लो इनका। चार्ज का वैल्यू पुट करके हम देख पाएंगे, अगर चार्ज का वैल्यू सॉल्व करने के बाद प्रोटॉन के चार्ज के बराबर आता है, इट मींस ये कॉम्बिनेशन जो लिखा वो सही है। कोई सोचे हम सर तीनों जगह यू 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 कर दें तो क्या सॉल्व करने पर चार्ज एक ही बराबर आएगा? नहीं आएगा, इसी कॉम्बिनेशन से आएगा। तो इस यहाँ पर चेक करते हैं, +2e/3 +2e/3 एंड -e/3। सॉल्व किया, 4e/3 -e/3 इक्वल टू E। तो E के बराबर चार्ज आ गया। इसका मतलब जो लिखा है कॉम्बिनेशन वो सही है। तो क्या लिखा हमने? UUD। ये किसका? प्रोटॉन के लिए। फिर आता है न्यूट्रॉन, क्या होगा? UDD, यानी कि +2e/3 -e/3 -e/3 कितना आ गया? 0। 2e/3 -2e/3 0 आ गया। अरे 0 ही आएगा। तो
एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उसका आंसर के बारे में बात करें कि उसका आंसर क्या होगा, तो उसमें पूछा है कि प्रोटॉन का क्या कॉम्बिनेशन, आंसर हो गया यू यू डी। न्यूट्रॉन का क्या कॉम्बिनेशन, आंसर हो गया यू डी डी। तो इस तरह से अगर भूल भी जाएं तो चार्ज का वैल्यू पुट करके अप एंड डाउन का हम चेक करके फाइंड करना है। अच्छा, ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन और भी टाइप से बन सकते हैं। अब यहां तक तो होगी बात, अरे सबको समझ में आ गया यहां तक? मत इसमें ये बात केवल याद रखनी है कि हाँ दो टाइप के क्वार्क होते हैं, +2e/3 एंड -2e/3, टू टाइप के होते हैं। और प्रोटॉन के लिए बात करते हैं यू यू डी के बारे में, एंड न्यूट्रॉन की बात करेंगे यू डी डी के बारे में। जैसे ज्यादा गर्मी होगी मतलब क्या फैन चलाना है कि? चलो लिखिए आप तो आगे। क्या कह रहा था मैं? यू यू डी, हाँ एक क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है उस बारे में अगर बात की जाए, अरे सुन रहे हैं बात? क्वेश्चन कैसा बन सकता है इसमें? क्वेश्चन यू बन सकता है, इमेजिन कीजिए कि क्वार्क पार्टिकल मतलब जो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है वो 5 क्वार्क से मिलके बने हैं। किनसे मिलके बने? 5। क्वेश्चन ने इमेजिन करने को बोल दिया ऐसा हमें कि इमेजिन कीजिए कि क्वार्क पार्ट मतलब जो प्रोटॉन है वो 5 क्वार्क से मिलके बने हैं। तो बताइए प्रोटॉन के लिए क्वार्क का कॉम्बिनेशन क्या सही है, ये हमसे फाइंड करने को बोला है। ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं यू यू डी डी डी, इस तरह से मतलब ऑप्शन दे दिए गए हैं अलग अलग टाइप से लिख के, मतलब 5 बार लिखा गया है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? वैल्यू पुट कर देंगे कि अप क्वार्क का वैल्यू ये है, डाउन का वैल्यू पुट करके, जिससे क्योंकि पूछा गया प्रोटॉन का, तो ई के बराबर वैल्यू जिससे आ जाएगा वही आंसर माना जाएगा। अरे यार ये बात सबको समझ में कि अगर हमें ये पता करना है कि 5 क्वार्क से मिलकर बना, ये बोल दिया गया है कि प्रोटॉन 5 क्वार्क से मिलकर बना, तो पांचों क्वार्क का जो चार्ज का वैल्यू है वो पुट किया जाएगा, पुट करके सॉल्व कर लिया जाएगा, तो उससे जो वैल्यू आएगा वही प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को बता देगा। ऐसे न्यूट्रॉन की बात की जा सकती है, तो जिससे सॉल्व करने पर चार्ज 0 मिल जाएगा वो न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन बना देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। कोई क्वेश्चन हमसे यूं कहता है कि जब क्वार्क पार्टिकल पता लग ही गए हैं, पहले सालों पहले इनके बारे में पता नहीं था क्वार्क के बारे में, कुछ सालों पहले ही पता लगा, 70-80 साल के आसपास हुए होंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही कह सकते हैं अपन। तो उन सालों जब पता चल चुका है क्वार्क पार्टिकल के बारे में, तो क्या चार्ज का क्वांटाइजेशन अब भी वैलिड है या चार्ज का क्वांटा बदल गया है? मतलब दो क्वेश्चन यहां पर निकल के आ रहे हैं कि क्या क्वांटाइजेशन अब भी वैलिड है। पहला क्वेश्चन तो ये कि जब क्वार्क पार्टिकल का पता चल चुका है तो क्या क्वांटाइजेशन वैलिड है? वैलिड है। क्या चार्ज का क्वांटा बदल गया है? क्या क्वांटा अब ई नहीं है क्या? क्यों? इनका नेचर में फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता है जो क्वार्क होते हैं। क्वांटा के बारे में शुरू में कह चुके हैं कि मिनिमम वैल्यू जो ई है उसका नेचर में फ्रीली एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। फ्रीली एग्जिस्टेंस पॉसिबल है तभी तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे जा पाता है। अगर पता लगे कि ये फ्रीली एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता तो फिर वो ऐसे जाना उसका पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो यस पॉसिबल है, ऐसा एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेचर में एग्जिस्टेंस, जबकि यहां पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वो क्वार्क पार्टिकल नेचर में एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होने की वजह से चार्ज पार्ट मतलब जो क्वांटा है अब भी किसके बराबर है? ई के बराबर ही है। और अब भी जब हम चार्ज की बात करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज आने की, टू बॉडी को रब करने की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होते हैं। 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200, 1000, लाख, 2 लाख, जो भी इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होते हैं वो। इसलिए अब भी क्वांटाइजेशन वैलिड है। तो क्वांटाइजेशन वैलिड है, चार्ज का क्वांटा ई के बराबर ही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए फिर एक और, एनसीईआरटी में दे रखे इसे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि सपोज चार्ज का क्वांटा एग्जिस्ट कर रहा नेचर में, चार्ज का क्वांटा नेचर में एग्जिस्ट कर, अभी तो बात है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, कि सपोज एग्जिस्ट करता है, तो क्या चार्ज का क्वांटा बदल जाएगा? अगर एग्जिस्ट कर ही रहा है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बदल गया ना।
तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बदल गया तो क्वांटा बदल जाएगा, कह सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो इमेजिन करने वाली बात आ गई कि इमेजिन किया जाए कि क्वार्क पार्टिकल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो यस फिर क्वांटा बदल जाएगा, वो E/3 के बराबर क्वांटा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं चार्ज का क्वांटा क्या है। अरे बोलो, आवाज नहीं आई। क्वांटाइजेशन वैलिड है? यस, अब भी वैलिड है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अच्छा एक बात बताइए, 250 ग्राम वाटर है, उसमें कितने मोल होंगे? 250 ग्राम वाटर में मोल कितने होंगे? सिर्फ मोल कहां से आ गए? कितने होंगे? 250/18 पक्का? तो 250 ग्राम वाटर में 250/18 क्या है? मोल है। कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें? इनटू Na। सबको पता है बात? लास्ट सबको पता, लास्ट तक, अंतिम लाइन तक सबको पता नहीं बात? अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना चीजें। तो 250 ग्राम वाटर है, उसके मोल बनाना है तो 18 से डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूल पता करना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन है ये कैसे पता लगाएं? इनटू एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 18, 12, कितने प्रोटॉन होते हैं H2O में? 18, 12, क्या बोले जा रहा है मतलब ये? 10। कितने होते हैं? 10। तो सोच रहे हैं 10 ही होते हैं क्या? बस, ज्यादा होना चाहिए ना, 10 ही होते हैं। एक H2O में कितने होते हैं? 10। 10 क्या? प्रोटॉन। तो 10 प्रोटॉन होते हैं किसमें? एक हाइड्रोजन एटम में, सॉरी मॉलिक्यूल के अंदर। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने होते हैं? H2O के अंदर, सॉरी, एक H2O के अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। 10 क्या? प्रोटॉन। तो हमसे पूछा जाए कि 250 ग्राम ऑफ वाटर है, उस 250 ग्राम वाटर के अंदर कितना प्रोटॉनिक चार्ज? क्या करना पड़ेगा? पहले ग्राम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन, प्रोटॉन से निकलने के बाद प्रोटॉन निकल, उसके बाद फिर आप बताइए क्या करेंगे? प्रोटॉन निकले उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, प्रोटॉन आपके आगे जो है बताएंगे, हाथ लगाओ। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग गए, उसके बाद हमें चार्ज फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने के बाद बस इसी तो मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमें प्रोटॉनिक चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एक कप ऑफ वाटर में कितना प्रोटॉनिक चार्ज? क्या बोला है? एक कप ऑफ वाटर। अब इस तरह से तो नीट में तो नहीं आएगा सर, कौन सा कप, छोटा कप, बड़ा कप, चाय का कप, पानी का कप, कौन सा कप, तो ऐसा तो नहीं आएगा। हालांकि उसमें सॉल्व कर रखा है, 250 ग्राम से सॉल्व कर रखा है। किससे? 250 ग्राम। तो बाई चांस ऐसा ही आ जाए कि कप ही बोल दे, चलो एग्जामिनर वहां भूल गया, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कप में क्या एज्यूम कर लेंगे? 250 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अरे हो जाएगा। तो सॉल्व एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हेडिंग क्या था अपना? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो नंबर 1 लिखिए, फ्रिक्शन। नंबर 1 लिखिए, फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में नंबर 1 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं वैसे हम, फिर भी चलो एक लाइन लिख लीजिए इसमें फ्रिक्शन में।
फ्रिक्शन में एक लाइन लिखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन charges on both bodies always equal and opposite. अब फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन में से जो चार्जिंग आने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी टाइप की बॉडीज होना चाहिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? फ्रिक्शन कोई भी हो सकती है। मतलब मैंने ये बॉडी को रब किया और यहां ले गया डस्ट पार्टिकल के पास, तो इफेक्ट देखना चाहते हैं, किससे इफेक्ट देखने को मिलेगा? कंडक्टिंग बॉडी से, नॉन कंडक्टिंग बॉडी से? कौन सी बॉडीज देखने को मिलेगा? नॉन कंडक्टिंग से। देखिए होता है क्या, सपोज ये दोनों नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और बात पहले कर चुके हैं कि एक का वर्क फंक्शन लो हो सकता है, एक का हाई होगा, रब किया तो एक पे चार्ज आ गया। जैसे ही चार्ज आ गया तो वो चार्ज कहां जाएगा? एक बॉडी पे चार्ज नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, अब चार्ज आ गया तो ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है ना, तो चार्ज जहां आया वहीं रहेगा। तो रब किया और 10 पार्टी के पास ले गए तो वो अट्रैक्शन इफेक्ट अपना दिखा देगा जो भी दिखाना है। ठीक है, अगर यही काम किया जाए कंडक्टिंग रोड के लिए, कंडक्टिंग बॉडी के लिए, सपोज ये रोड कंडक्टिंग है, कैसा है? कंडक्टिंग। अब इसको मैंने चार्ज किया, सपोज इतना हमने रब कर दिया है कि चार्ज ट्रांसफर तो हो चुका है, लेकिन क्या इस इफेक्ट को हम ऐसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्या वो चार्ज बॉडी पे रह पाएगा? कहां चला जाएगा? कंडक्टिंग अर्थ भी कंडक्टिंग। तो अगर कोई शू वगैरह नहीं पहन रखे तो सीधा अर्थ में, मतलब इंसुलेटिंग मीडियम बीच में नहीं आ रहा कहीं भी, सीधा अर्थ में चला जाएगा। आ रही है बस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है नो डाउट, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद वो कहां जा रहा है? अर्थ में चला जाएगा। फिर चलो दूसरा एग्जांपल लें, इसमें ये कंडक्टिंग रॉड ही है और इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ लिया। किससे पकड़ लिया? इंसुलेटिंग हैंडल से। और इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ने से क्या होगा कि चार्ज यहां से यहां नहीं जाएगा, हैंड पे नहीं जाएगा। अब रब किया इसको, रब करने के बाद ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं होगा चार्ज। तो अब उस बॉडी पे तो चार्ज रुक जाएगा, उस बॉडी के बॉडी से अलावा कहीं जाएगा नहीं चार्ज, इसी बॉडी पर रहेगा। यहाँ तो इंसुलेटिंग हैंडल आ गया, पहले तो क्या था, पहले तो ट्रांसफर ही हुआ था, उस पर चार्ज रुक ही नहीं पा रहा था। चार्ज रुक तो गया, लेकिन जितना इजीली ऑब्जर्वेशन नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए देखने को मिलेगा हमें, क्या उतना इजीली कंडक्टिंग के लिए देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंडक्टिंग में चार्ज आ तो जाएगा, उसमें डाउट नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग हैंडल से हमने इसको होल्ड कर लिया तो इस पे चार्ज रहेगा, लेकिन इजीली जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा रब करने के बाद वो किससे मिलेगा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी। इसलिए डेली लाइफ में जो एग्जांपल देखने को मिलते हैं, कौन से मिलते हैं? नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ड्राई हेयर को कॉम से रब किया या कॉम को ड्राई हेयर से रब किया, एक ही बात है ना। तो रब करने के बाद फिर जब बात आती है तो वो इजीली हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाता है, तो ऐसा हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो लिखिए नंबर 2, सेकंड मेथड में लिखिए कंडक्शन। सेकंड है कंडक्शन, सेकंड है कंडक्शन। इसमें बॉडीज कैसा होना चाहिए? बॉडीज कैसी होगी? कंडक्टिंग होना, तभी तो चार्ज कंडक्ट हो पाएगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज का फ्लो हो पाएगा। लिखिए एक लाइन, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज, when two conducting bodies connected with conducting wire, connected with conducting wire, then flow of charge takes place from one body, flow of charge takes place from one body to another body until
until their potential becomes equal, until their potential becomes equal। मतलब पोटेंशियल से डिसाइड हो रहा है ये। क्या टर्म आया यहां पर? एक पोटेंशियल टर्म है, यानी कि चार्ज का फ्लो। चार्ज मीन्स यहां पर सिंपल में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की बात की जाती है इन जनरल। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक वैसे ही जैसे हीट का फ्लो, अरे बताओ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वाटर का फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल। तो जैसे वाटर का फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल होता है, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, वैसे ही चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज मीन्स हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम बात कर रहे हैं। हालांकि मूव करने में तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है। लेकिन हम उस इलेक्ट्रॉन का बार बार जिक्र ना करके, उस नेगेटिव चार्ज का बार बार नाम ना लेके, हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और आगे जरूरत पड़ेगी फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह नेगेटिव, तब उसकी बात भी करेंगे। बट इन जनरल चार्ज फ्लो इट मीन हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये कोई सी भी बॉडीज हो सकती है, ये मतलब कंडक्टिंग बॉडीज तो होगा ही, ये स्पेयर भी हो सकता है, कोई बिना स्पेयर वाली बॉडी भी हो सकती है, सबके लिए चीज सही है। लेकिन अब स्पेशली हम इस स्पेयर्स के बारे में बात करें। सपोज टू कंडक्टिंग स्पेयर है, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है। ये भी कंडक्टिंग स्पेयर है और ये भी कंडक्टिंग स्पेयर है। दोनों को वायर से जोड़ दिया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है कि चार्ज का फ्लो, जो भी इन पे चार्ज रहा होगा, किसी पे है नहीं भी है, तो चार्ज का फ्लो तब तक इनमें होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि फाइनली जब जोड़ दिया है तो पोटेंशियल जितना इसका है उतना इसका भी है। अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो कह सकते हैं आफ्टर कनेक्शन वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। कब? आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन वी ए इज इक्वल टू वी बी। वी कौन? पोटेंशियल। पोटेंशियल हालांकि आगे स्टडी करना पूरा डिटेल में, फिर भी यहां पर हम सिंपल सा फॉर्मूला बता दें इसका कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पे के लिए होता है के क्यू बाई आर। कहां होता है पोटेंशियली? सरफेस पर। कंडक्टिंग स्पेयर की सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है। तो ये वी इक्वल टू वी बी इक्वल टू के क्यू बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि सेम कह सकते हैं, ये हो जाएगा। दोनों का सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल होने की वजह से के कांस्टेंट है, तो Q अपॉन R इज इक्वल टू भी क्या आ गया? कांस्टेंट, यानी Q प्रोपोर्शनल R। यानी कि दोनों स्पेस पे जो चार्ज होगा वो उनके रेडियस के रेशियो में रहेगा। किस में रहेगा? रेडियस के रेशियो में। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा रहेगा, जिसका रेडियस कम होगा उस पर चार्ज कम रहेगा। नोट करिए यहां तक, फिर एक लाइन लिखेंगे स्टार मार्क करके।
लिखिए इस पे लाइन स्टार मार्क करके, when two conducting spheres, लिखिए लाइन, when two conducting spheres connected with conducting wire, then final charge on spheres remains in ratio of their radius, remains in ratio of their radius, remains in ratio of their radius, यानी कि उनके रेडियस के रेशियो की फॉर्म में वो रहता है कौन, फाइनल चार्ज। तो फाइनल मतलब अगर दोनों स्फीयर का साइज सेम है तो चार्ज का भी साइज मतलब वैल्यू बराबर आ जाएगा। आगे लाइन लिखी स्टार मार्क करके, when two conducting spheres, अगला लाइन स्टार मार्क करके, when two conducting spheres of same radius, when two conducting sphere of same radius connected with conducting wire, then total charge of spheres divides equally on both spheres, सपोज जैसे हमारे पास स्पेयर है, दो स्पेयर हैं, ये क्या एज्यूम के इनको स्पेयर आइडेंटिकल है, सेम रेडियस है, कंडक्टिंग स्पेयर है, इस पे चार्ज है 4 माइक्रोकुलाम, ये चलो 4 कुलाम बोल दिया, कितना चार्ज पर 4, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों को टच किया अलग कर दिया, कितना कितना आएगा, अरे बताओ सबका आंसर सेम ही आना चाहिए कि अलग अलग आएगा, सेम ही आएगा। टोटल चार्ज पे कितना है 4 है, 4 कुलाम, और इस पे कोई चार्ज नहीं, टच करके अलग करके कितना कितना 2 कुलाम आ गया। इस पे चार्ज 3 कुलाम है, इस पे चार्ज 5 कुलाम है, दोनों को टच किया अलग कर दिया, पक्का? यानी पहले क्या है कि आपने दोनों का टोटल किया, टोटल का फिर हाफ कर दिया, हाफ इसको, फिर आगे सुनिए, जैसे ये इस पर 4 कुलाम चार्ज है, ये न्यूट्रल है, और एक और ये भी न्यूट्रल है, ए, ये बी और ये सी, 4 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इसको इससे टच किया, आप तुरंत ही आंसर बता रहे हैं, इसको इससे टच किया और फिर इसको इससे टच कर दिया, तो इस पे कितना बचा 1, पक्का? चलो चेंज करते हैं, ये 4 है, ये 0 है, ये 0 है, इसको इससे टच किया, इसको इससे टच कर दिया, इस पे कितना है 2, इस पर 1, इस पर कंफर्म। तो ऐसे भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सबका बेसिक ये कि जिन दो को टच कर रहे हैं उनका जो भी टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड करना है, ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इससे इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक अलग क्वेश्चन की बात करते हैं, उस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्फीयर है, उसका रेडियस 3r है, दूसरा स्फीयर का रेडियस 2r है, ये हमें दे दिया गया है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, QA इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलाम है, QB इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही है। तो क्वेश्चन की छोटी सी लैंग्वेज लिख लीजिए, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्शन, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्शन। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्शन।
24/5 एंड 16/5। देखिए पहले दोनों पे जो टोटल चार्ज दिया हुआ है, मतलब टोटल का वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। क्यू टोटल कितना आ गया, 5 + 3 यानी कि 8 माइक्रो कुलाम। ये टोटल चार्ज है दोनों स्पेयर का मिला करके। अगर एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता, मतलब +5 -3 होता, तो टोटल कितना हो जाता? टोटल कितना होता? 2 हो जाता, क्योंकि ये +5 ये -3, टोटल चार्ज 2 होता। उस 2 का ही डिवीजन होता जैसे भी करना होता। तो कुल मिला के पहला काम है टोटल चार्ज को फाइंड करना। तो दोनों को विद प्रॉपर साइन सॉल्व करके टोटल चार्ज को हम फाइंड कर लेते हैं। तो कर लिया फाइंड। अब हमें पता है कि टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, फाइनली चार्ज उन पे जो रहेगा रेडियस के रेशियो में रहेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू R लॉजिक पता है। तो QA' की अगर मैं बात करूं तो 3R/2R इस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 रेशियो। तो लॉजिक वाली बात तो ये है। डैश मतलब आफ्टर कनेक्शन, QA' QB' मतलब आफ्टर कनेक्शन चार्ज इस रेशियो में आएगा 3:2 में। मुझे QA' फाइंड करना है, यानी कनेक्शन के बाद ए वाले पे चार्ज। तो ये पता है कि 3:2 में है, मतलब ए वाले को 3 मिलेगा, बी वाले को 2 हिस्सा मिलेगा उसका। तो खुद का रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू क्यू टोटल, ये लॉजिक है। जब प्रोपोर्शनल डिवीजन करते हैं तो इसी ढंग से करते हैं। एक बार पहले भी बात कर चुके हैं इस तरह की, प्रोपोर्शनल डिवीजन की बात कब कर चुके हैं? करंट का डिवीजन बताइए आप कब किया था? यस, कब किया था इस तरह? जिसमें करंट का डिवीजन हो रहा था। तो करंट का डिवीजन से फिर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बात, जिसका फाइनल आंसर 0 भी आया था, वहां पर हमने पहली बार इस लॉजिक को काम में लिया था। वहां रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में करंट को डिवीजन करने की बात की थी। तो जो रेजिस्टेंस के इनवर्स के अकॉर्डिंग हमने करंट का रेशो पता कर लिया था, और फिर इस रेशो में करंट को डिवाइड किया था। तो यहाँ इन चार्जेस का रेशो ये आ गया, 3:2 वाला रेशो आ गया। ठीक है, अब रेशो जब आ गया तो 3/5, तो यहाँ कह सकते हैं 3/5 इंटू क्यू टोटल कितना है 8। तो ये आ गया 24/5 माइक्रो कुलाम। फिर क्यू बी डैश की बात की जाए तो कितना आएगा, खुद का चार्ज, खुद का रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इंटू टोटल चार्ज क्यू टोटल। तो ये आ गया 2/5 इंटू 8, तो 16/5 माइक्रो कुलाम। सबको आ गया समझ में? तो इस तरह से हम चार्ज का डिवीजन की बात कर सकते हैं कि किस पे कितना चार्ज आएगा, ये फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इन अबव क्वेश्चन फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज आफ्टर कनेक्शन फॉर ईच स्फीयर, आफ्टर कनेक्शन फॉर ईच स्फीयर, यानी कनेक्शन के बाद हर एक स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज आफ्टर कनेक्शन फॉर ईच स्फीयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब समझते हैं ना आप लोग, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया कितना, 4πr²। तो उस लॉजिक से आपको थिंक करना है। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज क्यू, एरिया 4πr²।
सिग्मा प्रोपोर्शनल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हमने चार्ज के लिए रिलेशन फाइंड कर रखा है कि आफ्टर कनेक्शन क्यू प्रोपोर्शनल टू आर, वैसे ही सिग्मा के लिए भी हम रिलेशन बनाने वाले हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा सिग्मा, और क्यू के बारे में पता है प्रोपोर्शनल आर, और ये तो प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है यहाँ पर। एक आर कैंसिल हो, कितना बचा आर, यानी कि सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। बस ये लॉजिक काम में लेना है। तो आंसर इजीली है, कितना आ गया 2:3, क्योंकि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी फाइंड करें तो कह सकते हैं आर बी अपॉन आर ए कह सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2r/3r, यानी कि 2/3। चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन 2-3 सालों पहले या 4 साल हो गए होंगे, इसके आसपास ये नीट में आ चुका है, और वहां इतना भी सोल्व नहीं करना था। वहां तो सिंपली रेडियस r1 r2 दिया था कि एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, तो चार्ज डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा r2/r1, ये आंसर था उसका। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्या आएगा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग नंबर थर्ड, इंडक्शन। पहला क्या था? सेकंड, तीसरा फ्रिक्शन एंड कंडक्शन, दोनों में कॉमन सी बात है कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन। फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तब भी दोनों में कांटेक्ट है, कनेक्शन है, यूं कह सकते हैं अपन, और कंडक्शन है तब भी कांटेक्ट है, कनेक्शन है। जो कंडक्शन होता है ना, उसमें क्वेश्चन दोनों तरह से बात कर सकता है। ये तो यूं कह दिया कि दोनों बॉडीज को वायर से जोड़ दिया गया, अब चार्ज कितना, या यूं कह सकता है कि दोनों बॉडी को आपस में टच करके अलग कर दिया, तो टच करने से भी वही काम हुआ जो कनेक्शन से काम हुआ था, कि वायर जोड़ दिया तो ट्रांसफर जो होना था हो गया चार्ज का। तो टच करके अलग, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन बोलेगा कि इतना इतना चार्ज है, दोनों स्पेयर को टच करके अलग कर दिया, व्हाट इज फाइनल चार्ज, तो ये आंसर आएगा। सही बात है ना? अरे सभी आ रही बात समझ में? हम बात कर रहे हैं अब इंडक्शन के बारे में, तो इंडक्शन की भी कोई कंडीशन है। तो इंडक्शन की क्या है कंडीशन? कि नहीं होना चाहिए कोई कनेक्शन। इंडक्शन की क्या है कंडीशन? नहीं होना चाहिए कोई कनेक्शन, ये कंडीशन है, क्योंकि फ्रिक्शन में कांटेक्ट है, कनेक्शन है, इंडक्शन में, सॉरी, कंडक्शन में भी कनेक्शन है, यहाँ कोई कनेक्शन कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जो प्रोसेस होगा वो इंडक्शन वाला होगा। तो इंडक्शन की जो हम बात करने वाले हैं, अब ये इंडक्शन से चार्ज किस टाइप की बॉडीज में आता होगा? इंडक्शन कौन सी बॉडीज में होता होगा? कंडक्टिंग बॉडीज में होता है, नॉन कंडक्टिंग में होता है? कंडक्टिंग बॉडीज में, नॉन कंडक्टिंग में? कौन सी टाइप की बॉडीज में? कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में, दोनों में, कि तीनों में? दोनों में ही होगा, कंडक्टिंग में भी होगा, नॉन कंडक्टिंग में भी होगा। तो पहली बात तो ये कि इंडक्शन प्रोसेस दोनों टाइप की बॉडीज में हो जाता है, कंडक्टिंग में भी होता है, नॉन कंडक्टिंग में भी होता है। लेकिन फिलहाल यहां हम जो बात करने वाले हैं वो कंडक्टिंग बॉडी की ही बात करने वाले हैं। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में कैसे इंडक्शन होगा, इंडक्शन में क्या होगा, ये आर्टिकल 4A के अंदर बात की जाएगी। कौन सा आर्टिकल? 4A के अंदर बात की जाएगी, कहा नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में क्या होने वाला है। अब 4A देख रहे हैं कौन आखिर 4 कैसा है, दिखने में कैसा है, तो वहां पर इस बारे में थोड़ा हिंट हम दे दें कि देखो इंडक्शन ऐसे हो रहा है नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडीज हम स्टडी कर रहे हैं, कंडक्टिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं। सपोज ये कोई कंडक्टिंग स्पेयर है और इसके पास में एक चार्ज रोड, एक पॉजिटिव चार्ज रोड हम ला रहे हैं, ये कंडक्टिंग स्पेयर है। कैसा स्पेयर है? कंडक्टिंग। चार्ज है न्यूट्रल है? चार्ज है न्यूट्रल है? पक्का न्यूट्रल है ये? कोई चार्ज नहीं इसके अंदर? न्यूट्रल भी कह रहे हैं, चार्ज भी है, देखो कैसा आंसर है ये।
कोई चार्ज नहीं इसके अंदर, चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है। चार्ज मतलब नेट चार्ज, तो चार्ज जीरो इसमें, यूं कह सकते हैं चार्ज जीरो है। चार्ज मतलब नेट चार्ज, चार्ज मतलब नेट चार्ज, चार्ज जीरो है इसके पास, कह सकते हैं सर? अरे कह सकते हैं, यही कह रहा हूं कि इस पे के पास चार्ज कितना है, जीरो है, इस पर जीरो चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, जीरो। तो उसका कहने का वजह है कि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन का चार्ज है, इसलिए नेट चार्ज पर जीरो है, कंडक्टिंग स्पेयर है ये। अब इस पॉजिटिव रोड को इसके पास रखा गया, ये तो कंडक्टिंग है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये तो कंडक्टिंग, ये कौन सा है, ये रोड कौन सा है, ये तो कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है। हमें इफेक्ट यहां देखना है, हमें इसको स्टडी करना है, इसमें इफेक्ट हमें लाना है, ये कंडक्टिंग होना चाहिए, ये तो सही बात है, कंडक्टिंग के लिए समझना आसान है। ये इंड्यूसिंग बॉडी होगी, इंड्यूस जिसमें होना, ये इंड्यूसिंग बॉडी, जो इंड्यूसिंग बॉडी हो वो अनइफेक्टेड हो, कैसा वो, अनइफेक्टेड हो, जैसे मैं अनइफेक्टेड हूं, इफेक्ट आप पे आ रहा है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना पढ़ा दिया, कहते जो पढ़ा दिया भूल गया, खाली हो गया, लेकिन आपके अंदर नॉलेज बढ़ती जा रही है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, अनचेंज ही हूं। इंड्यूसिंग बॉडी, एक इंड्यूस बॉडी, आप में नॉलेज इंड्यूस हो रही है, तो ऐसे ही इसको ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो उसकी वजह से एक हम इफेक्ट ऑब्जर्व कर, पता लगा कि इसकी वजह से इस पे भी इफेक्ट आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर जैसे मैंने बोला कि किस टाइप की बॉडी है, तो फिर जनरली इसके बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि इसको स्टडी भी नहीं करना, तो हम ये थिंक कर सकते हैं कि ये बॉडी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तो ठीक रहेगा। कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी होगी ना, तो जैसे कुछ इंड्यूस चार्ज वगैरह आएगा, पता लगे ये चार्ज भी मूव करके यहां पहुंच गया, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल हमने लिया था वैसा रहा ही नहीं, वो चेंज ही हो गया। तो वही हम बात कर रहे हैं कि अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो सकता, ताकि जैसा है वैसा बना रहे। अब ये एक चार्ज बॉडी है, चार्ज रॉड है, इसको हम नॉन कंडक्टिंग के पास लेकर आए हैं, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेकर आए। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उन पर इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज उनकी वजह से फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, मूव करके इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते शिफ्ट होते होते इधर आते जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ का सपोज इलेक्ट्रॉन था, इस पे फोर्स लगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री प्लस में, मतलब ये बन गया प्लस और ये हो गया माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ है, जब समझ में आ रही बात, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे उस बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि सपोज इसने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था उस पर फोर्स लगा के इसको यहाँ बुला लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ डेफिशिएंसी हो गया, तो पास का इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इस पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसको न्यूट्रल बना देगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसको न्यूट्रल बना दिया, ये खुद वहां पॉजिटिव बन गया। तो ऐसे शिफ्टिंग चलता जा रहा है, तो फाइनली यहाँ डेफिशिएंसी और यहाँ एक्सेस होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अरे आ रही की बात समझ में, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, फ्री, कौन से, फ्री, जो फ्री है वही शिफ्ट होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब जब इस बॉडी को यहां लेके आए हम, तो क्या सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री है वो सारे शिफ्ट होकर यहां आ जाएंगे, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे क्या, सोच रहे हैं क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं हो, कब तक शिफ्ट हो, क्योंकि वास्तव में हो क्या रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस जैसे कोई भी जब शिफ्टिंग चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे हम कि इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, सपोज उसको मैंने F1 बोल दिया, ये किसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन जो चार्ज यहां पर आ चुके हैं अब, वो भी तो कुछ इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे ना। अब ये नेगेटिव रिपेल, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट, इन दोनों इंड्यूस जो चार्ज यहां पर, उनकी वजह से इधर फोर्स लग गया। सपोज ये F इंड्यूस की वजह से, बोल FI कह दिया मैंने, वहां पर आई में दोनों आ गए, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का मिला के इधर ही लग रहा है।
तो जब तक ये फोर्स बढ़ा था, चलो F1 F2 बोल देता हूं मैं, तो नहीं तो कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे तो पता समझ में नहीं आ रहा। तो ये F1 ये F2 है, तो पहले कौन बड़ा है? तभी तो शिफ्टिंग हो रहा था। पहले ये फोर्स बड़ा था, इधर यहाँ चार्ज कम थे तो फोर्स F1 बड़ा था, तो F1 बड़ा होने से शिफ्टिंग होता जा रहा था। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ बढ़ते गए तो इनकी वजह से ये फोर्स F2 बढ़ता गया। F2 बढ़ते 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 किसके बराबर है? जैसे F1 के बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब अब चार्ज मूव नहीं करेगा, अब चार्ज शिफ्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहां जो चार्ज अपीयर हो चुका है वही इंड्यूस चार्ज कहलाएगा। यहां और यहां जो चार्ज आ गया है, सपोज ये नेगेटिव वाला क्यू इंड्यूस है तो ये पॉजिटिव वाला क्यू इंड्यूस, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये क्यू नॉट है। बस आज इतना ही बताएंगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सन पर एसी का जो मॉड्यूल्स का डिस्कशन रखेंगे अपन, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके आए।